हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे YCT स्मार्ट स्कैन का सोम का 9वां चैप्टर, जो कि है शियर स्ट्रेस इन द बीम एंड शियर सेंटर इन द बीम। देखते हैं शियर स्ट्रेस में क्या होता है। शियर स्ट्रेस ड्यू टू द शियर फोर्स इज अ टाइप ऑफ द स्ट्रेस दैट एक्ट्स को प्लानर विथ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। ठीक है ना, जैसे क्रॉस सेक्शन है, इसी पर ये शियर फोर्स काम करता है। इसी पर टाउ बराबर होता क्या है, इक्वेशन बनती है इसकी VA/बार अपॉन IV। वी क्या है यहाँ पे, वी हो जाएगा ट्रांसवर्स शियर, बी हो जाएगा विड्थ ऑफ सेक्शन, A/बार हो जाएगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जबकि Y/बार जो कि I होगा। Y/बार डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, रेशियो टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज, टाउ मैक्स अपॉन टाउ न्यूट्रल अपॉन टाउ एवरेज, इन सब का फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के लिए। अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है या स्क्वायर है तो टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज जो होगा 3/2 अर्थात 1.5 गुना होगा, जबकि टाउ मैक्स या टाउ न्यूट्रल ये दोनों 1 होगा, सेम होगा। जबकि टाउ न्यूट्रल अपॉन टाउ एवरेज कम हो जाए, ये भी 1.5 गुना होगा, जो न्यूट्रल पे ही मैक्सिमम होगा। सर्कुलर सेक्शन में 3/4/3 अर्थात 1.33। ठीक है, सर्कुलर के लिए ये 1 ही होता है, ये भी 4/3 1.33। जबकि ट्रायंगुलर में टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज जो हो जाएगा रेशियो ऑफ द टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज 3/2 अर्थात 1.5, 3/2 होगा 1.5। और अगर टाउ मैक्स अपॉन टाउ न्यूट्रल एक्सेस पूछ लिया जाए तो 9/8 होगा, जो कि होगा 1.11। कुछ करके। और अगर टाउ न्यूट्रल एक्सेस और टाउ एवरेज पूछ लिया जाए तो 4/3 1.33। डायमंड के केस में 9/8 और 1 न्यूट्रल एक्सेस, और एवरेज दोनों सेम ही होते हैं, यही होता है। ठीक है, याद रह पाए तो ठीक है, नहीं तो आगे ट्राई करते रहेंगे बार बार रीड करके। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट एक्स सेक्शन क्या होगा। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सबका सेम ही होता है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिड पे मैक्सिमम और एंड पर 0। ठीक है, ट्रायंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कुलर हो गया, ये सेम होगा। क्रॉस सेक्शन पे क्योंकि फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन टाउ बराबर V/2I इंटू D²/4 माइनस Y²। माइनस Y²।
और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टाउ बराबर ये अपन 3i और स्क्वायर वाई स्क्वायर। टाउ मैक्स 1.5 टाउ एवरेज का और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 1.33 एवरेज का और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, सर्कुलर के लिए भी 1.33, रेक्टेंगुलर के लिए है ज़्यादा। यहाँ पे 2 है स्क्वायर, यहाँ पे 3 है सर्कुलर और स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। कंपोजिट या आई सेक्शन के लिए ये रहेगा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा से शियर स्ट्रेस दे देगा। मिड पर जो न्यूट्रल एक्सेस पे मैक्सिमम रहेगा, तो शियर स्ट्रेस पर मैक्सिमम होता है जनरली। फॉर आई सेक्शन शियर स्ट्रेस इन फ्लेंज टाउ एफ बराबर टाउ एफ बाई शियर स्ट्रेस इन वेव। क्या रेशियो रहेगा? विड्थ ऑफ द वेव बी डब्ल्यू, विड्थ ऑफ द फ्लेंज बी एफ। साइमल्टेनियसली, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ डी और वी इस फॉर्मूले में इस पर डिपेंडेंसी हो रही है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे टाउ बराबर बी अपॉन 8IB बी एफ डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू और स्मॉल डी स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये हो जाएगा आई सेक्शन के लिए शियर फोर्स। कंपोजिट आई सेक्शन, कंपोजिट एंड आई सेक्शन के लिए शियर फोर्स बी अपॉन 8I बी एफ कैपिटल डी ये पूरा टोटल डेप्थ माइनस स्मॉल डी डेप्थ ऑफ फ्लेंज डेप्थ ऑफ वेव प्लस विड्थ ऑफ वेव इंटू स्मॉल डी माइनस 4y स्क्वायर। y स्क्वायर टी और एल सेक्शन के लिए ये मैक्सिमम यही रहेगा एट द क्रॉस सेक्शन चेंज। टी हो गया है, एल हो गया, इन्वर्टेड एल हो गया, इसके लिए ये रहेगा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। रोम्बस के लिए कुछ इस तरीके से 3/8 पर डेप्थ पर मैक्सिमम रहेगा, 3/8 डी पर मैक्सिमम रहेगा टाउ मैक्स। यहाँ पे भी ऊपर नीचे से रोम्बस सेक्शन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टाउ बराबर 4VY अपॉन डी स्क्वायर माइन इंटू स्मॉल 3D हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा। एवरेज नॉर्मल टाउ है ये, एवरेज टाउ, जबकि टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 9V अपॉन 4D स्क्वायर।
इलास्टिक सेंटर क्या होगा? इट इज़ द डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच ऑफ द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस प्योर ट्रांसलेशन इज नोन एज इलास्टिक सेंटर। अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस प्योर ट्रांसलेशन, वो कहलाता चीज़ें इलास्टिक हो जाएं, मूव कर जाएं, ट्रांसलेट कर जाएं। इलास्टिक सेंटर की पॉइंट देखेंगे। शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज जीरो, प्रिंसिपल प्लेन पर जीरो होता है। शियर स्ट्रेस इन एट न्यूट्रल एक्सेस फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन मैक्सिमम होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए न्यूट्रल एक्सेस पे। शियर स्ट्रेस इन अ बीम हैविंग ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सेस या फिर मिड डेप्थ, सॉरी ये मिड डेप्थ है ना कि न्यूट्रल एक्सेस, इसके लिए न्यूट्रल एक्सेस होगी। HY3 पे होगी ना उसकी न्यूट्रल एक्सेस। मिड डेप्थ a beam of the triangular cross section is placed with its base horizontal. The maximum shear stress instantly in the section will be above the neutral axis, ऊपर होगा मिड डेप्थ पे, above the neutral axis, ठीक है। shear center of the twist क्या होता है? shear center is the point of the intersection of the bending axis and the plane of transverse section, the point about which the applied force is balanced by the set of shear force obtained by summing, the point about which the applied force is balance हो जाता है by a set of shear force obtained by a summing the shear stress over the section is called shear center. shear center वो पॉइंट है जहाँ पे लगने वाले फोर्स के कारण अनबैलेंस जो हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया जाए किसी शेयर का तो वो बैलेंस कर दे सभी को, वो कहलाता है शेयर सेंटर। इनके shear flow variation in vertical direction is parabolic, in horizontal direction is linear। जैसे ये बनाया हमने वर्टिकल डायरेक्शन में कैसा है? पैराबोलिक, जबकि हॉरिजॉन्टल में लीनियर। In case of the unsymmetrically loading, if load does not passes through the shear center, the section will twist हो जाएगा। However, if load passes through the shear center, then the section will be have only bending and no twisting। In case of the section having two axes of the symmetry, the shear center coincide at the centroid of the section। अगर दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ पे कंसाइड करती हैं दोनों एक्सिस, वहाँ पे shear center हो जाएगा। shear center लोकेशन इज द फंक्शन ऑफ द शेप का फंक्शन है ये ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द लोडिंग पर डिपेंड नहीं करता है। In case of the section having one axis of symmetry, केवल एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, shear center does not coincide with the centroid,
बट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंट्रोइड पे नहीं रहेगा लेकिन इसी पर रहेगा। सेंट्रोइड पे नहीं होगा, सेंट्रोइड तो ये हो गया H/3, इसी पर होगा सी एस सेंटर। नॉट एक्सिस, लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन साइड के साथ? सेंट्रोइड के साथ कौन साइड नहीं करेगा, बट वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ शियर फोर्स, सॉरी शियर सेंटर। प्रॉपर्टीज ऑफ शियर सेंटर। शियर सेंटर इज अ बिलोंगिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टी। द शियर सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। In case of twist symmetrical section, the shear center is point of the symmetry axis intersections. In case of twice symmetrical section, the shear center is the point of symmetry axis intersection. Axis of symmetry. I section. In case of twice symmetrical section, the shear center is the point of the symmetry axis intersection. I section ये हो गया, यहाँ का यहाँ पे करेगा shear center, जबकि ये अलग होगा। ये सेंट्रॉइड हो गया इस इसेंट्रिसिटी पर H² B² और T/4I। इसेंट्री ये हो जाएगी। शियर सेंटर इतने दूर रहेगा, जबकि जो L सेक्शन है इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, जबकि ये शियर सेंटर होगा। इसमें आर्च, सर्कुलर आर्च में भी शियर सेंटर बाहर होगा आउटर फोर्स पे। T सेक्शन में ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जबकि यहाँ पे सिमेट्री जहाँ पे मीट करती है वहाँ पे हमारा शियर सेंटर आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन ये है तो फिर इसके लिए यहीं पे हो जाएगा S एंड G। इस कंडीशन में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक है इसके अबाउट लगभग। जेड सेक्शन इसमें तो बीच में हो गई, ख़त्म हो गया एक चैप्टर। चलिए इसी में हमें ऐड कर लेते हैं 10वां चैप्टर भी, कॉलम एंड स्ट्रट। कॉलम, अ वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर विच कैरीज एक्सियल लोड इज नोन एज कॉलम। स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रट। स्ट्रट में भी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड एंड वर्टिकल किसी भी तरह का हो सकता है। इस पे क्या आता है? केवल एक्सियल कंप्रेशन आता है, जबकि कॉलम पे क्या आता है? इस पे भी एक्सियल कंप्रेशन लोड आता है, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में होता है केवल। ये किसी भी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड हो सकता है। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है? आई मिनिमम होती है A इंटू के मिनिमम का स्क्वायर। के मिनिमम बराबर हो जाता है रूट में आई मिनिमम अपॉन A। के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो एक हो गया है एरिया। स्लेंडरनेस रेशियो, इट डिफाइन द जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर। क्या बताती है? जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, स्लेंडरनेस रेशियो।
इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव अपॉन के मिनिमम लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। इसी बराबर होता है रूट आई अपॉन ए मिनिमम के साथ। स्लेंडरनेस रेशियो इज आल्सो नोन एज द बकलिंग फैक्टर। बकलिंग फैक्टर बकलिंग फैक्टर 1 अपॉन के मिनिमम लीस्ट रेडियस जायरेशन LRG. So gamma is less than load bearing capacity of column will be more. Gamma less bearing capacity will be more. बकलिंग लोड क्या होता है? द मैक्सिमम लोड एट विच द कॉलम जस्ट बकल इज कॉल्ड बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड एंड क्रिपलिंग लोड। बकलिंग लोड इज लो फॉर लॉन्ग कॉलम्स एंड हाई फॉर शॉर्ट कॉलम्स। Yes, it depends upon the dimension of the member and its end conditions. If applied load is less than buckling load, the static equilibrium condition used. If applied load is equal to the bending buckling load, then neutral equilibrium बनेगा, static neutral। जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा फिल कर जाएगा। तो सेफ लोड बराबर होता है बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 अगर है तो शॉर्ट कॉलम, 32 से 120 है तो इंटरमीडिएट कॉलम, 120 से लेके ज़्यादा है लॉन्ग कॉलम। एक क्रशिंग में फिल करेगा कंबाइंड क्रशिंग एंड बकलिंग में, जबकि ये बकलिंग में फिल करेगा। ऑन द बेसिक ऑफ द LYD रेशियो लेंथ अपॉन डायमीटर रेशियो टाइप ऑफ कॉलम क्या होता है? तो अगर 8 से कम है तो शॉर्ट कॉलम, 8 से 30 है मीडियम कॉलम, 30 से ज़्यादा है तो लॉन्ग कॉलम। 8 से 30, 30 से ज़्यादा लॉन्ग कॉलम, जबकि यहाँ पे 32, यहाँ पे जहाँ से ख़त्म हो रहा है उसमें +2 करके लेस करना है तो वो शॉर्ट हो जाएगा। 32 से 120, 120 से ज़्यादा लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। कॉलम बेस्ड ऑन द एंड कंडीशंस, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन द एंड कंडीशंस, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री। अदर एंड फ्री कैंटिलीवर कंडीशन हो जाएगी तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा 12, और जबकि एल इफेक्टिव IS कोड के अकॉर्डिंग भी यही हो जाएगा। बकलिंग या यूलर लोड क्या हो जाएगा? P पाई स्क्वायर EI अपॉन एल इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर EI अपॉन 2L, इसका हो जाएगा 4L इफेक्टिव स्क्वायर। बोथ आर हिंज कॉलम की तरह है तो कॉलम की तरफ इसको पहले वर्टिकल करो, नहीं ये बीम हो जाएगी ये, इसलिए एल इफेक्टिव दोगुना हो जाएगा। ये तो ये होता है जीरो मोमेंट एंड कंडीशन, तो ये 2L हो जाएगा। जबकि वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री ये वाली कंडीशन, जबकि बोथ हैंड आर हिंज, तो यहीं पे मोमेंट जीरो मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, एल इफेक्टिव बराबर एल हो जाएगा। इसका यही सेम फार्मूला रह जाएगा। बोथ हैंड आर फिक्स, इस कंडीशन में जो है ना एल इफेक्टिव बराबर हो जाएगा 0.LY या फिर LY2 या LY2 ही होगा, या 0.5L LY2 कर देंगे, जबकि कोड के अनुसार 0.65 करेंगे, LY2 रखेंगे
मेमोरी 4 4 चौका 16, चार आ जाएगा पाई स्क्वायर आई अपॉन एल स्क्वायर। वन एंड फिक्स एंड अदर आर हिंज। देन इस कंडीशन में एल वाई रूट 2 दोनों नहीं है, एक है, तो इसलिए रूट कर दो उसका। और जो आई एस कोड के अकॉर्डिंग एल इफेक्टिव हो जाएगा वो 0.8 हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी एल वाई रूट 2, जो कि 2 ऊपर चली जाएगी, एल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं बकलिंग लोड फॉर द गिवन कॉलम डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कॉलम लीस्ट लेटेस्ट राइट डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेंथ के साथ साथ लीस्ट लेटरल डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस occur due to the eccentric loading. The effective slenderness is considered to be the greater than actual maximum slenderness ratio to account for shear deformation effect. Effective slenderness is considered to be greater than the actual maximum slenderness ratio to account for shear deformation effect के लिए कंसीडर किया जा सकता है। इफेक्टिव को एक्चुअल से ज़्यादा होने रख सकते हैं, किसके लिए? shear स्ट्रेस इफेक्ट को पता करने के लिए, shear deformation इफेक्ट की जानकारी के लिए। द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ लोडिंग कॉलम ऑफ गिवन मटेरियल्स क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड एल इज governed by flexural rigidity and slenderness ratio. Axial load carrying capacity of a long column of a given material. Axial load carrying capacity of a long column of a given material. Cross-sectional area A and L is governed by flexural rigidity and slenderness ratio. दोनों पर डिपेंड करती है EI and lambda या SR slenderness ratio. Calculate load carrying capacity of a column. Load carrying capacity of a column is depend upon the end conditions. एंड कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, लेटरल क्रॉस सेक्शन डायमेंशन पे भी डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मटेरियल पे भी। देयर आर टू टाइप ऑफ द कैलकुलेटिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कॉलम। एक ऑयलर थ्योरी, डायरेक्ट स्ट्रेस इंट्रोड्यूस अ लॉन्ग कॉलम। It is useful for the long column. Euler. Euler theory. Long column only. Assumption: material is homogeneous, isotropic, and follow Hooke's law. Axis of column is perfectly straight and uniform lateral dimensions. Axis of column is perfectly straight.
and uniform lateral dimensions. Weight of column is neglected. Flexure is rigidity is uniform. Pin joints are frictionless and fixed and are rigid. Fixed and are rigid and pin joints are frictionless. कॉलम फेल्स बाय बकलिंग अलोन, केवल बकलिंग में फेल हो जाएगा. कंप्रेसिव लोड इज एग्जैक्टली एक्सियल एंड इट passes थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द कॉलम सेक्शन. एक्सियल होगा, सेंट्रॉइड से पास करेगा ताकि इसमें कुछ बकलिंग ना आए. Compressive load is exactly axial and it passes through the centroid of the column. और फिर भी बकलिंग में फेल करेगा ये. सेंट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए, कंप्रेसिव नहीं, सेंट्रॉइड से पास करना चाहिए. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट एक्सीडेड. प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को एक्सीड ना करे. Euler equation PE upon PP और PCR is equal to pi square EI upon L effective स्क्वायर. ऑयलर इक्वेशन हो जाएगी, या फिर इसी को बोला जाता है पाई स्क्वायर EA अपॉन लैम्डा स्क्वायर. A इंटू वाई, एल इफेक्टिव अपॉन वाई बराबर होता है लैम्डा. इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, एक मॉडुलस हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा. ई पी एफ पी सी आर क्रिपलिंग और बकलिंग लोड हो जाएगा, या तो बकलिंग या क्रिपलिंग या ऑयलर लोड. यूलर लोड. लिमिटेशन ऑफ द यूलर्स फार्मूला, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ द शॉर्ट कॉलम. शॉर्ट कॉलम के लिए नहीं है, because the direct stress is considerable and hence cannot neglected. If slenderness ratio is greater, the critical slenderness ratio buckling failure occurs. क्रिटिकल से ज़्यादा होने पर बकलिंग फेलियर हो जाएगा. Rankine formula or Rankine-Gordon formula. This formula is valid for any column. 1 upon PR. One upon PC plus 1 upon P. One upon PC plus 1 upon P. PR बराबर FC इंटू A अपॉन 1 प्लस FC अपॉन पाई स्क्वायर E इंटू L अपॉन K मिनिमम का होल स्क्वायर. और PR बराबर एक और होता है FCA अपॉन 1 प्लस अल्फा लीस्ट इफेक्टिव अपॉन K मिनिमम का स्क्वायर.
एफ सी ए अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू लेमदा स्क्वायर पी आर। पी सी बराबर हो जाता है क्रशिंग लोड बराबर एफ सी इंटू एरिया। एफ सी डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस पी बकलिंग लोड, पी आर रैंकाइन लोड। क्रशिंग लोड एंड बकलिंग लोड। अल्फा रैंकाइन कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है एफ सी के क्रशिंग स्ट्रेस अपॉन पाई स्क्वायर इंटू ई। रेडियस ऑफ gyration lambda. Note, in case of the eccentric loading for long column, second formula is used. eccentric loading है और लॉन्ग कॉलम है तो उसके लिए हम सेकेंड फार्मूला को यूज करते हैं। द वैल्यू एफ सी ए फॉर द डिफरेंस मटेरियल। कास्ट आयरन के लिए 550 के लिए 1/1600 रैंकाइन कांस्टेंट अल्फा व्हेन बोथ एंड आर हिंज्ड। कास्ट आयरन का 550 का एफ सी हो जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रॉट आयरन का 250, माइल्ड स्टील का 320, जबकि टिम्बर का 40। रैंकाइन कांस्टेंट अल्फा फॉर बोथ एंड आर हिंज। उस कंडीशन में कास्ट आयरन के लिए 1/1600, रॉट आयरन के 1/9000, माइल्ड स्टील के 1/7500 और जबकि 10 टाइम्स होता है टिम्बर 750। फेलियर ग्राफ, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन द फेलियर स्ट्रेस एंड स्लेंडरनेस रेशियो। फेलियर स्ट्रेस एंड स्लेंडरनेस रेशियो ये हो जाएगा हमारा फेलियर स्ट्रेस या स्लेंडरनेस रेशियो। शॉर्ट कॉलम के लिए सेफ जोन होता है स्ट्रेस का ही। इंटरमीडिएट कॉलम के लिए भी एक लोडिंग स्ट्रेस सेफ जोन तक जाता है। उसके बाद जैसे लॉन्ग कॉलम आता है तो जो स्ट्रेस होता है वो डाउन होने लगता है, स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी डाउन होने लगती है। ज़्यादा स्लेंडरनेस रेशियो होने के कारण लॉन्ग कॉलम के लिए फेलियर जोन हो जाता है ये फेलियर जोन। नोट, टू फाउंड आउट द क्रिपलिंग लोड ऑफ अ कॉलम, जॉनसन पैराबोलिक फार्मूला एंड स्ट्रेट line formula is also used। ओके देखिए रैंकाइन फार्मूला किसके लिए यूज होता है? क्रिपलिंग एंड बकलिंग दोनों के लिए, और क्रशिंग एंड बकलिंग दोनों के लिए। और थर्ड लॉन्ग एंड शॉर्ट। जबकि ये जो था ऑयलर फार्मूला ये केवल लॉन्ग के लिए था, ओनली फॉर लॉन्ग। ठीक है, अगला है क्वेश्चन चैप्टर टॉर्जन। हम 11, 12, 13, 14 दो वीडियो और बनाएंगे, उसमें ये कंप्लीट हो जाएंगे। अभी ये 40 मिनट का हो गया है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।